और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का और मैं हूं दीपक चौरसिया। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को 4 दिन हो चुके हैं। हर दिन के साथ साथ नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। अतीक के तीनों हत्यारों को पुलिस ने आज 4 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी। सवालों की पूरी एक लिस्ट बनाई गई है। पूछा जा रहा है कि हत्या किसके कहने पर की, महंगी पिस्तौल कहां से आई, फाइनेंस किसने किया। अतीक की पत्नी शाइस्ता की आखिरी लोकेशन कौशाम्बी में मिली है, उसे भी ढूंढा जा रहा है। रहस्य इसका भी है कि अतीक ने अपनी हत्या से पहले जिस व्यक्ति को इशारा किया था वो कौन है। सस्पेंस इसका भी है कि उमेश पाल पर बम फेंकने वाला गुड्डू बमबाज और शूटर साबिर ये दोनों कहां हैं। अतीक के करीबी रहे बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम से भी एसटीएफ पूछताछ कर रही है। पता चला है कि मोहम्मद मुस्लिम ने असद की धमकी के बाद ही शाइस्ता को 80 लाख रुपए दिए थे। वहीं ईडी भी अपना काम कर रही है। अब तक अतीक की 11,500 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का खुलासा हो चुका है। अतीक और शाइस्ता के नाम की कई फर्जी कंपनियों की लिस्ट भी बनाई गई है। अतीक के अपराध की दुनिया काफी बड़ी थी। इसमें पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी और आतंकी कनेक्शन की भी जांच हो रही है। मर्डर मिस्ट्री के कई एंगल हैं। एक ये भी है कि अतीक गैंगवार का शिकार हुआ या फिर उसे अपने ही गैंग ने शिकार बना लिया। और इन सारे सवालों के बीच एक इंक्वायरी सियासी पार्टियां भी कर रही हैं। वो भी जांच एजेंसियां बनी हुई है। कोई पूछ रहा है कि अतीक को अस्पताल के अंदर तक गाड़ी से क्यों नहीं ले गए। कोई पूछ रहा है कि पुलिस ने तीनों शूटरों पर गोली क्यों नहीं चलाई। तो कोई सीधे नतीजे पर पहुंच जा रहा है कि सब कुछ सरकार के इशारे पर हुआ। ये सारे बयान भी सुने, उसके बाद हम इस बहस पर आएंगे। देखिए कौन क्या कह रहा है, क्योंकि जब असद और गुलाम का इनकाउंटर हुआ था उसके कुछ ही सेकंड बाद कई सारी पॉलिटिकल पार्टी का ट्वीट आ गया था कि एनकाउंटर नहीं, पुलिस द्वारा की गई हत्या है। वही लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब अतीक और अशरफ को मारने आए और उन लोगों ने लगभग 1 मिनट के भीतर पूरा कांड कर दिया, उसके बाद जब वो नीचे लेट गए और सरेंडर करने लगे और हाथ उठा दिए, उसके बाद पुलिस ने उनको दबोच लिया। लेकिन वही लोग ये सवाल कर रहे हैं जो कह रहे थे कि गुलाम और असद पर गोली क्यों चलाई, वो अब ये पुलिस से पूछ रहे हैं कि तीनों शूटरों को आपने गिरफ्तार क्यों किया, उन पर गोलियां क्यों नहीं चलाई। मेरा मुझे मार डाला जाएगा, इसका मेडिकल चेकअप कराने रात को 10 बजे लेने क्या जरूरत। दूसरा, जबकि गाड़ियां बिल्कुल उसके गेट तक अंदर चली जाती है तब उसको गेट के बाहर क्यों उतारा गया। 40 सेकंड तक गोली चलती रही और एक आदमी हथकड़ी में है, सारी तरफ पुलिस चारों तरफ घेरी हुई है। उसके बाद उनको पकड़ मारा नहीं जा सकता था। पहले से मैंने था कि उनकी हत्या से माफियाज के साथ प्रेम प्रसंग है और जब किसी माफिया को कोई सुई या कांटा लगता है तो दर्द राजनेताओं को होती है। इस तरह हमको 5 साल 6 साल टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, अपने गुर्गे आसाद कालिया वगैरह को लगा के रातों दिन हमें टॉर्चर किया गया, मैं बयान नहीं कर सकता। पापा की सरकार ना होती तो मैं बोलने की बात बहुत दूर है, मैं सोच भी नहीं सकता था, FIR भी नहीं कर सकता था। का पूरा साम्राज्य चल रहा था। जब मैं वहाँ पोस्टिंग पा करके गया तो मैंने देखा कि सुबह 8 बजे से लेकर के मैं 11-12 बजे तक बैठा रहा, जेल नहीं बंद हुई। तो आपने देखा कैसे कैसे सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठने भी चाहिए क्योंकि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में समाजवादी पार्टी का नया आरोप है। एक तो सबसे पहले शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि जुल्म हो गया या गलत कर हुआ अतीक के साथ, उनको उनके बेटों की फिक्र हो रही है। अब अबू आजमी कह रहे हैं कि सब कुछ सरकार के इशारे पर हुआ। बीजेपी के लिए भी मेरे साथ कई सारे कड़े सवाल हैं जो
नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको बता दूं। आलोक अवस्थी जी हैं, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ शिवम त्यागी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर नोएडा स्टूडियो में हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता। सबसे पहले राजकुमार भाटी जी, शुरुआत आपसे। अबू आजमी जी ने कहा है कि ये सरकार की साजिश है, अतीक अहमद की जो हत्या हुई है। क्या सरकार आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी अधिकृत तौर पर यह मानती है कि हाँ ये सरकार की साजिश है? नहीं, समाजवादी पार्टी का अगर अधिकृत तौर पर ये मानना होता तो समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसा बयान जारी किया जाता। लेकिन आप जैसा खुद कह रहे हैं कि ये जो हत्या है कई तरह के संदेहों के घेरे में है, कई प्रश्नों के घेरे में है, कई सवाल अभी ऐसे हैं जिनके उत्तर पाने बाकी हैं। जब तक ये असमंजस की स्थिति रहेगी, सारी तस्वीर क्लियर नहीं हो जाएगी, तब तक लोग अपने अपने कयास लगाएंगे। अब जो पार्टी के मेंबर तो हम लोग होते ही होते हैं, लेकिन अपनी अपनी पर्सनल सोच भी तो रखते हैं, अपने विचार भी तो रखते हैं। किसको क्या लग रहा है ये अलग बात है, लेकिन ये सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है कि पिछले 2 महीने से बम और गोलियां ही बरस रहे हैं। चाहे पुलिस बरसा रही है, चाहे अपराधी बरसा रहे हैं। तो ये हालात ठीक नहीं कहे जा सकते किसी भी दृष्टिकोण से। हम शुरू के दिन से ये सवाल उठा रहे थे। जब 10 दिन 12 दिन गुजर गए तब हमने कहना शुरू किया कि उमेश पाल के हत्यारे कहाँ हैं, उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। लेकिन पकड़ा तो आज तक भी कोई नहीं गया। तो गोलियों से मार दिए वो अलग बात है, उन पर भी संदेह हैं, उन पर भी प्रश्न है, वो संदेहों से परे नहीं है। ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता कि नहीं जो कह दिया पुलिस ने या जो स्टोरी बता दी उस पर आंख मीच कर विश्वास कर लिया जाए। तो इस तरह की घटनाएं जब होंगी तो इस तरह के सवाल भी होंगे, ये स्वाभाविक है। ठीक है, घटनाएं होंगी तो सवाल भी होंगे। आलोक अवस्थी जी, जो कहना है जो बमबाजी हो रही है, बंदूक चल रही है, अभी तक एक पकड़ा नहीं गया, क्या वो कह रहे हैं कि ये तो सरकार की सफलता है? 10 दिन बाद हमने पूछा था कि भाई उमेश पाल के हत्यारे कहाँ हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का इसमें दोहरा रवैया है। एक तरफ तो वो अतीक अहमद के पीछे छुप के खड़ी होती है क्योंकि उसको वोटों का तुष्टीकरण करना है। अभी बड़ी सफाई से इन्होंने जो है अपने नेता की बात को ढका कि जो है ये उनकी हत्या सरकार ने कराई है। मैं 2 चीजें उदाहरण रखता हूं। इनकी सरकार में भरी अदालत के अंदर विक्की त्यागी की हत्या कर दी गई थी समाजवादी पार्टी सरकार में, तो क्या अखिलेश यादव जी ने कराई थी? या सुंदर भाटी के ऊपर जो है अटैक हुआ था, 6 लोग मारे गए थे, 2147 से गोली चली थी, तो क्या वो अखिलेश यादव जी की सरकार ने कराई थी इस समय? तो इस तरह की बातों का कोई स्थान नहीं है भाटी जी। अपराधी अपराधी होता है और हम अपराधियों के प्रति कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। आप अपराधियों को पालते हुए दिखते थे, इसीलिए आप हाशिए पर बैठे हैं। आज अतीक अहमद एक गली का गुंडा, फिरोज तांगे वाले का लड़का, अगर बड़ा माफिया बना है और उसको उसके बाद आपने माननीय बनाया है, विधायक और सांसद बनाया है, तो इसमें सबसे बड़ा दोष आपका है। यही आपके पाले हुए मुख्तार अंसारी, जिसको कि कांग्रेस जो है लेकर के पंजाब में जाती है, गोदी में बैठा के दमादरा सेवा करती है, उसको भी आप लोगों ने अपराधी बनाया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की वजह से आज मुख्तार अंसारी को 2 केस के अंदर सजा हुई है। विजय मिश्रा आपके एमएलए रहे हैं कई बार के, उनको सजा हुई है। और अतीक अहमद के ऊपर जो 42 साल से पहले से मुकदमे चल रहे हैं, आज पहली बार जो है उसके ऊपर आजीवन कारावास सजा योगी सरकार में हुई है। तो हमारा यह कहना है कि ठीक है, उसको जिस तरह से मारा गया, सरकार सहमत नहीं है, पार्टी सहमत नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। लेकिन हम जो है ये भी बताना चाहते हैं कि अतीक अहमद के ऊपर 220 से अधिक मुकदमे थे, 120 से अधिक मुकदमे खाली इसलिए छूट गए, कोई गवाह नहीं गया, गवाह को मार दिया गया और सरकार जो है उनके पक्ष में खड़ी रही, इसलिए कोई संरक्षण नहीं मिला गवाहों को। हमारी सरकार में गवाहों को संरक्षण भी मिल रहा है और हम बड़े अपराधियों को सजा दिलाने के पक्ष में है। हम इस तरह की हत्याओं को नहीं चाहते कि कोई आके किसी को हत्या कर दे। लेकिन राजू पाल की भी हत्या इसी तरह कैसे हुई थी? विधायक था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसके साथ 2 गनर मारे गए थे, 3 लोग मारे गए थे। उसी तरह उमेश पाल जो राजू पाल का गवाह था, उसकी भी हत्या हुई और साथ 2 गनर मारे गए, संदीप निषाद और राघवेंद्र। ये भी इनका भी खून जो है चढ़ के बोल रहा है। इसका जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए कि उनको जब एनकाउंटर होता है तो कैसे उनको लगता है कि जो है ये सामाजिक समन्वय बिगड़ेगा, इससे जो है आपसी भाईचारा बिगड़ेगा। कौन से भाईचारे की बात अखिलेश यादव करते हैं? इसका जवाब देना चाहिए। इनकाउंटर हुआ तो भाईचारे पर खतरा, कौन सा भाईचारा भाटी जी मैं आपसे पूछूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, इनका तो समझ आता है कि भाई समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक है, इसलिए ये अतीक की तरफदारी कर रहे हैं। इनके ही पूर्व सांसद है और आपकी एक सरकार जिसको जो है आप गिराना चाहते थे, अतीक अहमद ने बचा लिया। इतने बड़े आदमी थे भाई, केंद्र सरकार बचाई विवेक जी।
अब मुझे समझ आ रहा है समाजवादी पार्टी कह रही है, AIMIM कह रही है, कांग्रेस भी थोड़ा डिस्टेंस रख रही है, पर CPI CPM जैसी पार्टियां या वामपंथी विचार के लोग क्यों रो रहे हैं? क्योंकि अतीक से तो आप लोगों का कोई लेना देना होना नहीं चाहिए सर। आप तो साफ छवि के लोग हैं, आपके दामन पर दाग क्यों? बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा अतीक के साथ या ऐसे लोगों के साथ लेना देना नहीं होना चाहिए और लेना देना है भी नहीं। और ज्योति बसु का ठीक कहना था कि देश के अंदर या किसी भी राज्य में जब तक सरकार नहीं चाहती है तब तक दंगे नहीं होते और क्रिमिनल नहीं पनपते। तो ये जो माफिया जो उठ खड़े हुए हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, कह रहा हूं, सिर्फ बीजेपी का नाम नहीं ले रहा हूं, यह हमारी अपनी देन है कि आज लोकसभा के अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग इलेक्ट होकर के बैठे हुए हैं। लेकिन अब देखिए, रोना किस बात का है? रोना इस बात का नहीं है कि अतीक सही थे, जनता नकार देती है ऐसे लोगों को। बता रहा हूँ 2014 में कब हुए, 2019 में चले गए। नहीं, जो माफिया बने थे आप लोगों की गठबंधन सरकार के वक्त। देखिए, मैं साफ कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के हम पक्ष में नहीं है जिनका माफिया का ट्रैक रिकॉर्ड हो। किसी पार्टी को नहीं होना चाहिए। अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है उसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन ये एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। कितने अच्छे आपने, कितनी अच्छी बात बोली। लेकिन 2004 में आप दे रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन, अतीक अहमद भी दे रहे थे। देखिए ना कितनी अच्छी समानता है सेक्युलरिज्म के नाम पर। ठीक है सर, वो नहीं, बिल्कुल हम देखिए कभी भी इस ब्रजभूषण शरण सिंह आज हैं, इतने सारे नेम मैं बीजेपी के गिना सकता हूं, लेकिन मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी डिबेट में जाऊंगा। हमारा यह कहना है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, हमारे और पाकिस्तान में एक फ़र्क है, वो एक आर्मी स्टेट बन गया। वहाँ फौज, पाकिस्तानी रेंजर्स और वहाँ की पुलिस डिसाइड करती है कि देश कैसे चलाया जाएगा। जिस सरकार को उठाना है उठाओ। अगर इमरान खान ने कल अमेरिका के खिलाफ बोल दिया तो उनको हटा देती है उनकी आर्मी। लेकिन हमारा देश, हमारे फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने इंटेलिजेंटली इस तरीके से इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कि फौज और पुलिस कभी भी प्रजातंत्र पे हावी ना हो। लेकिन अगर आप जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स की तरह अगर यूपी गवर्नमेंट पुलिस का मिसयूज करेगी इस्लामोफोबिया का एक मैसेज देने के लिए, जिसको मैं मानूंगा, तो ये गलत है। आप कोर्ट में उनको ले जाते अतीक को, उनको फांसी होती, वो गलत थे। अक्रॉस द स्पेक्ट्रम देश के नागरिक वेलकम करते, लेकिन ये शेडी तरीके से गोली चलाना और कहना साहब बुलडोजर बाबा है और ये जिसको मर्जी फिनिश कर देते हैं, ये हमारे देश की डेमोक्रेसी। सही कहा पाकिस्तान। आपने एक पड़ोसी देश की बात की 1947 में। मैं आपसे चीन के बारे में नहीं पूछूंगा कि वहां का शासन कौन चलाता है, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा। मैं सीधे शिवम त्यागी के पास जाऊंगा। शिवम त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई, ये जो परंपरा है आपकी पार्टी ने भी तो निभाई ना। कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी के विधायक थे माननीय, और वो घूम के आए थे। तब उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो अपराध वाला था, वो शुचिता और संतों की राजनीति वाला नहीं था। अब लोग कहते हैं कि आपके पास तो वॉशिंग मशीन है। कुलदीप सेंगर आपके आए तो धुल गए और बाद में बलात्कार में अंदर भी गए। बलात्कार में जब कुलदीप सेंगर अंदर गए तो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से वो गए और पार्टी में नहीं हैं। इस देश में ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जिनके मंत्री जो हैं जेल में बैठे हैं। तिहाड़ में 8-8 महीने तक स्वास्थ्य मंत्रालय वहीं से चल रहा था। इस देश में एक MP जिसकी आप बात कर रहे हैं और जिसकी जो दुहाई ये सारे लोग दे रहे हैं, और जिस प्रसंग को आपने विवेक जी को बोला शायद उनको पता या याद नहीं है, 2008 में UPA 1 की सरकार जब गिरने वाली थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था न्यूक्लियर डील को लेकर के, तो 5 सांसद थे, उनमें से एक अतीक अहमद थे। रातों रात कांग्रेस सरकार उनको 2 दिन की पैरोल दिलाकर लाई थी और संसद में वोट कराया था। और एकमात्र शायद ही पहला ऐसा दिन था जिस दिन अतीक संसद में पहुंचा था। तो अतीक से के जो बेनिफिशियरी हैं, यहां सारी पार्टियां हैं। आप ये देखिए, ये कांग्रेस के जो हैं सांसद हैं, और इन राज्यसभा सांसद ने कहा क्या है, ये एक शायर का दावा है जो कभी रद्द नहीं होता, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा, यह बात गारो बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तक यहां कोई अतीक जैसा नहीं होगा। ये कांग्रेस के सांसद हैं इस समय। इमरान प्रतापगढ़ी माइनॉरिटी सेल के हेड हैं। देखिए कैसे शान में कसीदे पढ़ रहे हैं अतीक अहमद के। आज कांग्रेस के प्रयागराज के एक नेता ने अतीक अहमद के लिए भारत रत्न की मांग की है। भारत रत्न की मांग की है। उसने तिरंगा उसकी कब्र पे जाकर लहराया है। ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में कैंडल मार्च निकला है अतीक अहमद के लिए। महाराष्ट्र में अतीक अहमद के लिए शहीद के पोस्टर लगे हैं।
बताइए, उसको सर नोबेल पीस प्राइज दे दें, सबसे बेहतर तो वही रहेगा। मुझे लगता है उससे बेहतर तो शांति का कोई प्रस्ताव हो ही नहीं सकता। आप मुझे एक चीज बताइए, किसी भी पार्टी की शुचिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई भी टेंटेड व्यक्ति है, पुलिस उस पर शिकंजा कस रही है, तो सबसे पहले आप उसको साइड करें, अलग डालें और उसके बाद चीजों को आगे और बढ़ाएं। और जहां तक बात अतीक अहमद की है, अतीक अहमद लिस्टेड एक गैंगस्टर था और जिस पर हमेशा यदा कदा ये चीजें ऐसी ही रही हैं, कोई एक आधा केस नहीं है और उसका विक्टिम भी कोई एक आधा आदमी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब है। और विवेक जी ने जो बड़ी शानदार तरीके से एक बात कही, मुझे सबसे ज्यादा जो विरोध है वो उसी बात का है। वो कहते हैं कि माइनॉरिटीज को खास तौर पर ये जो है डराया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि देखिए हम आपका क्या कर सकते हैं। जब इस देश में विकास दुबे को गोली लगी, मैं खुश था, विवेक खुश थे, राजकुमार भाटी खुश थे, या मुझे लगता है पूरा देश खुश था, मैं हंसा, खुश हो रहा। लेकिन जैसे ही अतीक अहमद को गोली पड़ी, मैं तो आज भी खुश हूं, आपने रोना शुरू कर दिया। मतलब गैंगस्टर जब तक विकास दुबे होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बताइए, विकास दुबे की हमने सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए ना, विकास दुबे के ऊपर अकेले थोड़ी ना है भाई, आप तो है ही नहीं, आपकी तो कहानी खत्म हो गई। आप केरला और जेएनयू के अलावा है कहां? तो आप सुन लीजिए, वो बीजेपी के कई बड़े नेताओं का खुलासा करने जा रहा था, इसलिए उसका अभी हाँ, खुलासे बहुत सारे करने, आजीवन उसका सारा निकल गया अपना दल में, और समाजवादी पार्टी में खुलासे वो बीजेपी के करने जा रहा था। कोई तो तर्क होना चाहिए बातें बोलने से पहले। बीजेपी के खुलासे करने मुझे अभी बात अपनी रखनी है, मैं उसके बाद आपसे लड़ूंगा। मुझे एक चीज बता दीजिए कि देश के मुसलमानों बस आपसे एक चीज पूछना है। विवेक जी सुन लीजिए ना, कंक्लूड करने दीजिए, शिवम प्लीज कंक्लूड करिए। मैं विवेक भाई आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं। मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूं, जब विकास दुबे की जो एनकाउंटर हुआ, उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने कोई बयान दिया था क्या? जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, ममता बनर्जी ने कोई बाइट दी थी क्या? जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, कोई और नेता उठकर आया था क्या? जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, तेजस्वी यादव ने कुछ बोला था क्या? जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, शरद इसने जो अभी इस समय उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ बोला था क्या? नीतीश कुमार नहीं बोला। लेकिन आज जब अतीक अहमद का एनकाउंटर होता है तो आपको इतना दर्द होता है, आप अतीक जी तक पहुंच जाते हैं, और आज आप कहते हैं कि नहीं, ताले लगा दीजिए कोर्ट को। कोर्ट पर सुनिए, कोर्ट पर टेक्निकली 44 सालों तक इस आदमी ने जितने लोगों पर अत्याचार किया, उनके हिसाब से तो ताले ही लगे हुए थे। 44 साल में उनको न्याय नहीं मिला। मैं नहीं कह रहा हूं कि यह न्याय है, मिलना कोर्ट से ही चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने किया क्या? विश्वास नहीं है तो आप एडमिट कर रहे हैं। अच्छा, कि योगी सरकार कौन सा सरकार तो इन्वॉल्व ही नहीं है, कोर्टों पे विश्वास सरकार तो इन्वॉल्व ही नहीं है, एनकाउंटर नहीं हुआ, हत्या हुई है, और हत्या हुई है, गलत हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी हत्या। ये बताइए, ये लेफ्टिस्टों से सुनना पड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी से सुनना पड़ेगा हत्या और इस पर क्या होता है? आपसे बड़ा डोमिनेशन भी कोई और विचारधारा में है क्या? आप एंडोर्स कर रहे हैं इस बात को कि कोर्ट फेलियर है। अरे मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमें सिचुएशन को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। विवेक जी एक सवाल है, मैंने शिवम से बेहतर करने के बारे में पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूं। आलोक जी मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। आपने आरोप लगाया कि सीएम के दफ्तर के इशारे पर ऐसा हुआ है। आलोक अवस्थी जी जवाब देना चाहते हैं। मैं सिर्फ विवेक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। विवेक जी, मुलायम सिंह जी की पहली बार सरकार आई थी, कौन से साल में आई थी, याद है आपको? आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है, अब आएगी भी नहीं। अच्छा, फोन आपका डिस्कनेक्टेड है। आलोक अवस्थी जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगा। ये ऑडियो चला गया, फोन तो कनेक्ट है, पूछो पीसीआर से को। आलोक अवस्थी जी, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस इसमें इन्वॉल्व है, यह आरोप लगाया विवेक श्रीवास्तव जी ने। मेरा ऑडियो ठीक है, माफ कीजिएगा, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है। सभी जितने टेलीफोन से कनेक्टेड थे सभी लोग कट गए हैं। शिवम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो पूरा का पूरा मामला है, जैसे आपने कांग्रेस के एक आदमी का कहा, मैं उसको एक फ्रिंज एलिमेंट मानता हूं, मैंने उसको डिस्कशन में भी नहीं शामिल किया, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कई तरह के सवाल उठा रही हैं, असद के टाइम, गुलाम के टाइम पे भी और अतीक के टाइम पे भी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर कानून और व्यवस्था का इकबाल बुलंद होता तो फिर अतीक की हत्या ही नहीं होती ना प्रयागराज में। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं, हत्या को कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता, ना कोई कर रहा है। अगर हत्या को डिफेंड करने की बात होती तो 17 लोगों को लाइन हाजिर नहीं किया जाता, वहां के एसएचओ को सस्पेंड नहीं किया जाता। अगर हत्या को कंसेंट मानकर किया जाता तो चीजों पे सरकार अपने आप कार्रवाई नहीं करती, टीम गठित नहीं करती। उसके अलावा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ऑलरेडी पीआईएल के तहत पहुंच गया है।
लेकिन ये बात एक सच्चाई है। आपने चलिए ठीक है उस कार्यकर्ता को खारिज कर दिया, प्रयागराज वाले को, ठीक है वो छोटा नेता होगा। इमरान प्रतापगढ़ी छोटे नेता हैं क्या? आप बताइए। क्या मैं कितने बयान उनके ऐसे कोट करूं कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम इंसिनुएट करने का कोशिश किया? उसको भी छोड़ दीजिए। जिस अतीक की ये बात कर रहे हैं, इस अतीक को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें तो बाय एंड लार्ज हर पार्टी ने इससे फायदा उठाया है और खुले तौर पर उठाया है। आज जब आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, लॉ एंड ऑर्डर मेरे हिसाब से सीधा ये है कि एक आम आदमी जो गरीब आदमी है, जो 2 वक्त की रोटी कमाता है, जिसके परिवार में उसकी मां, उसकी बहन, उसका बूढ़ा पिता और वो खुद है, अगर वो 2 कमरे के मकान पर कोई अतीक जैसा कब्जा करने आ जाए, गुंडा गैंगस्टर, तो सरकार उसके पीछे खड़ी ना दिखाई दे जैसे समाजवादी दिखाई देती थी। सरकार प्रतिकार करे और उस 2 कमरे वाले मकान वाले के साथ खड़ी होकर उस माफिया को तहस नहस करे। लेकिन मामला अभी तक ऐसा नहीं था, आज ऐसा है। आप इतने सारे इंटरव्यूज और रिपोर्ट कर रहे हैं चीजों को, ये कभी दिखाई नहीं दिए सरकारों को, आज तक नहीं दिखाई दिए, तब भी लगा आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है। अच्छा विवेक जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आप बताइए मुलायम सिंह सबसे पहली बार मुख्यमंत्री कब बने और किसकी सरकार थी? जब अतीक अहमद पहली बार जीता और बाद में वो समाजवादी पार्टी का समर्थक बन गया, बताइए ना किसकी सरकार थी 1989 में जिसके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह? आप नहीं बताइए तो ना। नहीं वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, नहीं आप समझ रहे तो बताइए ना किसकी सरकार थी 1989 में जब मुलायम सिंह यादव को अतीक अहमद ने समर्थन दिया और उनकी नजदीकियां बनी, तो किसकी सरकार बनी थी 1989 में? तो आप कौन गठबंधन में था बताइए ना। चाहते हैं कि अगर कोई माफिया है, अरे नहीं गठबंधन थी ना मुलायम सिंह यादव के समर्थन में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। आपका तो रामो वामो बना था उस टाइम पे, रामो वामो। नहीं देखिए, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा, भूल गए आप? मेरी बिल्कुल, हाँ मुझे याद है, पहली बार अतीक भी जीत के आया, पहली बार रामो वामो ने सरकार बनाई जिसके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी यादव बने। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अच्छा बताइए, सही कर दीजिए राजकुमार भाटी जी, मेरी जानकारी गलत है। राजकुमार भाटी जी मुझे सही कर। मैं करता हूँ। नहीं इसमें थोड़ा सा, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको काफी नॉलेज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप। अच्छा बताइए। रामो वामो बना था 1996 में केंद्र में, 89 में जनता दल था। राजकुमार भाटी जी थोड़ा जनता दल की सरकार बनी थी, 89 में जनता दल ही था। जी। और रामो वामो राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा था। राष्ट्रीय मोर्चा वो जिसके अध्यक्ष एनटीआर थे और वाम मोर्चा वो जिसके हेड जो थे वो हरकिशन सिंह सुरजीत जी थे। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मुलायम सिंह, आप समाजवादी हैं तो कम से कम ये तो पता कर लीजिए कि आपकी पार्टी की पहली बार सरकार कब बनी थी? 1989, उसी साल माननीय अतीक अहमद माननीय बने, विधायक बने, और उसके बाद आपकी पार्टी ने उनको 3 बार विधायक बनाया, 1 बार सांसद। विवेक जी, आज ये सुन के आपको शर्म आ रही है कि हमारी पार्टी लेफ्ट वाले, आप तो मतलब क्रिमिनलाइजेशन के टोटल खिलाफ थे। जी बिल्कुल खिलाफ है सर, अभी भी खिलाफ है, अभी भी गलत है। और मुलायम सिंह जी को सबसे ज्यादा मोरली सपोर्ट अगर किसी एक आदमी ने दिया तो वो सीपीआई और सीपीएम थी। मानते ना इस बात को? एब्सोल्युटली बिल्कुल, हमने मुलायम सिंह यादव को समर्थन दिया। मुलायम सिंह यादव एक जायंट थे पॉलिटिकल। मुलायम सिंह यादव ने इस पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल सेट किया सेक्युलर पॉलिटिक्स का। इसका भी एग्जाम्पल सेट किया कि जिसके पास सैकड़ा लगा हो, जिसके ऊपर हत्या, बलात्कार, अपराध, गिरफ्तारी का सैकड़ा लगा हो, उसको विधायक भी बनाया आपकी पार्टी से, सांसद भी बनाया और बोला आजा मेरी साइकिल में बैठ जा। मैं सुन ली, नहीं सुनिए सर, सीधी सी बात है, मुलायम सिंह यादव का कद सेकुलर पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत बड़ा था, आज भी बड़ा है। नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी खुद उनको सम्मानित ना करती। एज अ डिफेंस मिनिस्टर उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया रहा है। तो ये एक अलग इशू हो जाता है, अलग सेकुलर पॉलिटिक्स। मैं नहीं बात करूंगा 3 बार, मैं बात ही नहीं करूंगा कि जब लेफ्ट मोरली सपोर्ट कर रही थी तो अतीक अहमद को पार्टी में लेके 3 बार विधायक, 1 बार सांसद बनाने की क्या जरूरत? लेकिन आऊंगा विवेक जी, मैं आऊंगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा। और भाटी जी 95-96 में जब नरसिम्हा राव जी सरकार से हटे थे तब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी जिसमें 13 दिन के लिए अटल जी बने, उसके बाद 13 महीने, लगभग 16 या 17 महीने के लिए एचडी देवेगौड़ा जी बने, उनकी सरकार गिरी, फिर इंद्र कुमार गुजराल जी बने। तो दोनों अलग हैं। और 1989 में पहली बार, जहां तक मैं गलत नहीं हो तो, मैं आंकड़ों में कभी गलत नहीं होता, मुलायम सिंह यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री थे। आलोक अवस्थी जी, अतीक और अशरफ की हत्या में सीधे चीफ मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व है, ये कहना है विवेक श्रीवास्तव जी का। हाँ दीपक जी, ये मेरा बहुत गंभीर आरोप है और मैं कहना चाहूँगा कि विवेक श्रीवास्तव इसमें तथ्य प्रस्तुत करें। उन्होंने किस आधार पर कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ऑफिस इन्वॉल्व है इस हत्या में।
इसके तथ्य इनको रखने होंगे, नहीं तो ये जेल जाने की तैयारी कर लें। बिना तथ्यों के आरोप लगाना एक शकल बन चुका है देश के अंदर, और कई लोग जेल यात्रा कर क्रिटिसाइज करें ना। आप श्रीवास्तव जी अभी क्रिटिसाइज विवेक जी अभी नहीं, अभी आपने जो आरोप लगाया गंभीर आरोप है विवेक जी। आपने नहीं आरोप क्या है? ये बहुत गंभीर आरोप लगाया है। गंभीर आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व है हत्या में। नहीं, आप ये आरोप लगा रहे हैं। आलोक जी को बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसको तथ्य रखना पड़ेगा, और नहीं तो आपको गिरफ्तार होंगे और आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा अगर तथ्य नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि ये राष्ट्रीय चैनल है और दीपक चौरसिया जैसे एक बड़े पत्रकार इसको लीड कर रहे हैं इस समय, और आप यहाँ पे आरोप लगा के जा नहीं सकते हैं। आप बताइए कैसे मुख्यमंत्री का ऑफिस में इन्वॉल्व है, इसका सपोर्ट कीजिए, नहीं तो आप नहीं ये कोई मतलब नहीं है। आपने आरोप किस आधार पर लगाया, इसका जवाब दीजिए पहले, यहीं पर जवाब दीजिए, नहीं तो आप स्टेटमेंट आ रहा है कि अतीक बुरा आदमी था। मैं भी कह रहा हूं अतीक बुरा आदमी था, कार्रवाई करी जाए, लेकिन एनकाउंटर उसका वो नहीं है सोल्यूशन। नहीं, आपने कहा हत्या कराई है, एनकाउंटर उसका सोल्यूशन थोड़ी ना होता है। मुख्यमंत्री योगी अभी भी आप पुलिस का डर दिखा रहे हैं, तो कौन सी अभी भी आप पुलिस का डर दिखा रहे हैं। देना पड़ेगा। नहीं, आपने कहा कि इस हत्या में चीफ मिनिस्टर का ऑफिस इन्वॉल्व है, आरोप लगा के नहीं जाओगे। उस पर वो पॉइंट उठा रहे हैं। सुनिए, जब तक पुलिस के पास संरक्षण ना हो, इस तरह की क्राइम्स नहीं हो सकती हैं। अच्छा, ठीक है। जब तक बड़े नाम और बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होते, मैं आपके पास आऊंगा। आपके पास क्या सबूत है, किस आधार पर बोल रहे हैं? तो कसम संविधान की में हम बात कर रहे हैं। जो पूरी राजनीति हो रही है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ, माफिया अतीक अहमद और माफिया अशरफ अहमद की जो हत्या हुई है उसके बारे में, और उससे पहले उनके दो बेटे और जो शूटर से उमेश पाल हत्याकांड के उनके इनकाउंटर के बारे में बहुत राजनीति हो चुकी है। अभी एक गंभीर आरोप लगाया विवेक श्रीवास्तव जी ने, लेफ्ट के नेता है। उनका कहना है कि इस हत्या में जो अतीक और अशरफ की हुई, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस इन्वॉल्व है। फिर विवेक जी पूरा टाइम आपके पास है, बता दीजिए कैसे आप इस नतीजे पर पहुंचे। जी देखिए कैसे हर चीज अगर आप देखेंगे, मैं जितनी डिबेट्स कर रहा हूं, जहां भी बीजेपी के प्रवक्ता आ रहे हैं, एक भी प्रवक्ता ने इस हत्या की निंदा नहीं करी है। ये पहली चीज। वो अतीक के कैरेक्टर पे जा रहे हैं। हम कह रहे हैं अतीक का कैरेक्टर खराब होगा। डिबेट ये होती है कि अतीक का कैरेक्टर खराब था, किस किस पार्टी ने अतीक को प्रोत्साहन दिया, किस किस पार्टी के कारण वो एमपी बने, किस किस पार्टी के कारण वो एमएलए बने, किसने किसको समर्थन दिया। लेफ्ट ने भी दिया ना, मैंने तो आपको प्रूव करके बताया, साल के साथ बताया। सर आपका भी समर्थन था उनको भाई विवेक जी। आपका सही है, लेकिन सर वो एक कहावत है ना, मैं कहूंगा विवेक जी, 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। जी ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं इसमें। नहीं दीपक भाई, मेरी बात सुनिए। हमारा समर्थन मुलायम सिंह यादव को था, और मुलायम सिंह यादव को हमारा समर्थन इसलिए था क्योंकि राम मंदिर के इशू पर और सेक्युलर पार्टीज के इशू पर जो स्टैंड मुलायम सिंह यादव ने लिया था, वो मैंने मान लिया। मुझे बताइए चीफ मिनिस्टर, आज पे आ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस कैसे इन्वॉल्व था, ये बता दीजिए। इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि चीफ मिनिस्टर आए, इस एनकाउंटर की निंदा करें, हमें प्रसन्नता होती। इसी चैनल पे बैठ करके मैं अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करता हूं, जहां वो सही थे, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ था, फिर भी इसी चैनल पे बैठ करके मैंने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय एक धोती और एक कुर्ते में रहने वाले मनुष्य थे। हम उनकी तारीफ करते हैं, रैलियों में भी बोलते हैं। तो यह बात अक्रॉस द पार्टी लाइन होनी चाहिए। अगर एक एनकाउंटर हुआ है जो गलत है तो माननीय मुख्यमंत्री को आना चाहिए, और सबसे पहले सुनिए, पहले आप उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन अरे सर सुनिए, आप इसके अलावा आप लोग क्या कर रहे हैं और अपोजिशन के साथ कानूनी लफड़ा और एनकाउंटर, यही तो करवा रहे हैं आप, यही तो हम भी कह रहे हैं। आप डिबेट करिए ना मेरे से, आप बताइए मुझे कैरेक्टर के बजाय आप एनकाउंटर पे करिए ना। पत्थर फेंकेगा और बिना तथ्यों के फेंकेगा, बिना सबूतों के आपने क्या आरोप लगा दिया है? हमने सिर्फ ये कहा है प्रशासन को घेरे में लिया आपने। बिल्कुल एक राज्य सरकार, देश का सबसे बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बाद आरोप लगाया है। सुनिए, सबूत देना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, तैयार रहिएगा। नहीं बिल्कुल सुनिए, आप अगर देना पड़ेगा आपको, आपने कहा है हत्या जो है कराई है, जस्टिफाई करेंगे आप विवेक श्रीवास्तव, आपको बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री का कार्यालय कैसे इन्वॉल्व है हत्या में, आपको मैंने कह दिया पड़ेगा, और नहीं तो इस आरोप के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्चुअली में सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, एक देश के सबसे बड़े राज्य पे आरोप लगा रहे हैं, सुन लीजिए, देश के सबसे बड़े प्रजातंत्र में मेरा अधिकार है, अपना आरोप लगाना प्रजातंत्र में मेरा अधिकार है। अगर कानून कायदा फेल होगा
पुलिस जो पुला राज चलेगा अधिकार है क्या और पुलिस गुंडा राज करेगी तो आरोप लगाना मेरा अधिकार है। कैसे कहेंगे? अधिकार है, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? और अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं इसका मतलब आपका संरक्षण है। अधिकार है आपका, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको अदालत में बताना पड़ेगा। नहीं वो आपको देखिए, आप ये सब आपको मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर पुलिस का गुंडा राज चल रहा है तो एज एन अपोजिशन। चलिए विवेक जी, आपने अपनी बात कह दी। आलोक जी आपको 30 सेकंड, फिर उसके बाद मैं भाटी जी के पास जाऊंगा, उनसे भी यही सवाल पूछो। देखिए दीपक जी, विवेक जी के बहुत गंभीर इन्होंने आरोप लगा दिया, लेकिन तथ्य कोई नहीं है इसका। खैर सवाल जवाब इनसे जो कानूनी एजेंसियां वो करेंगी। मेरा इतना और कहना है, इस उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही इतने गुंडे, इतने माफिया और इतने बदमाशों, इतने दंगाइयों, इतने आतंकवादियों के समर्थन की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? और आज योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा परसेप्शन चेंज किया है। हमने 6 साल के शासन के अंदर उत्तर प्रदेश की छवि एक औद्योगिक प्रदेश की बनाई है। आज 32 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात होती है। आज कोई अपराधी, दंगा और आतंकवाद की बात नहीं करता है। एक भी दंगा हमने नहीं होने दिया, एक भी आतंकवाद की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होने दी, और बड़े बड़े अपराधियों को जेल के अंदर भेजा है। जिन्होंने मुकाबला करने का प्रयास किया वो ऊपर भी गए हैं। अतीक अहमद की जहां तक की बात है, उसका जो मर्डर हुआ है, हम उसके मर्डर के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, हम उसको कानूनी रूप से सजा दिलाने पक्ष में थे। हमने इसलिए एक न्यायिक आयोग बनाया है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में, साथ ही साथ 2 एसआईटी का गठन किया है जो विवेचना भी करेगा, और दूसरी एसआईटी जो सीनियर अफसरों की है वो उस विवेचना पर नजर रखेगी और अदालत में पक्ष प्रस्तुत करेगी। तो हमारी मंशा साफ है, हमको जनता ने चुना है, दूसरी बार मौका दिया है, हम अपराध नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये हमारी वो यूएसपी है। ठीक है राजकुमार भाटी जी, मेरा सीधा सवाल, विवेक जी कह रहे हैं कि इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस का ऑफिस इन्वॉल्व है अतीक और अशरफ की हत्या में। इनकाउंटर में तो आप लोग कह ही चुके हैं, क्या आप भी ये मानते हैं कि अतीक अशरफ की हत्या में सीधे सीएम का ऑफिस इन्वॉल्व है, प्लान करके मर्डर किया गया? पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। अभी आलोक जी बहुत बड़ा भाषण दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपराधीकरण के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ है, दूसरी पार्टियां अपराधियों। आज के अखबार उठा के पढ़ लेते हैं आलोक जी, आज के अखबारों, सारे अखबारों में खबर है, आगरा में नगर निगम के चुनाव में आपने एक हत्या के आरोपी को टिकट दिया है जो गैंगस्टर है उसी आगरा का, और जिसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। क्या इस पर आप जवाब दे पाएंगे कि आप ये अपराधी में फ़र्क करते हैं, या आपके अपराधी अच्छे और दूसरे के अपराधी खराब? अपराधीकरण को अगर ख़त्म करना है तो क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने 2016 में घोषणा की थी कि मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ, शपथ पूर्वक कहने को तैयार हूँ कि समाजवादी पार्टी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी, और यही घोषणा भारतीय जनता पार्टी भी करे। अभी तक 6 साल हो गए हैं, 7 साल होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाब नहीं आया है। ठीक है, लेकिन ये जो आप अब जहां तक आप विवेक जी को धमका रहे थे कि जेल जाना पड़ेगा, मुकदमा हो जाएगा, इस हत्याकांड पर तो सबको संदेह है। किस किस को जेल भेजोगे आप? चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं, एंकर भी सवाल उठा रहे हैं, पत्रकार भी सवाल उठा रहे हैं, समाज भी सवाल उठा रहा है। क्या इतनी आसानी से पुलिस की कस्टडी में इस तरह हत्या हो सकती थी? इसमें कुछ ना कुछ राज जरूर है, उस राज की गहरी जांच होनी चाहिए। ठीक है, मैं सीधे एक सवाल पूछता हूं और शिवम त्यागी के पास जाता हूं। आलोक जी, मैं आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। शिवम जी, राजकुमार जी ने एक बड़ी बात कही है, उनका कहना है कि भाई बीजेपी का अपराधी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का अपराधी माफिया है। एब्सोल्युटली, मैं तो सिर्फ एक चीज़ ही कहना चाहता हूं कि अगर अपराध के बारे में समाजवादी बात करने लगे तो ये तो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिस पार्टी का आधार ही अपराध हो, जिस पार्टी ने अपराधियों के अलावा किसी को पलाया बढ़ाया ही ना हो, अगर मैं यहाँ से वेस्ट से शुरू करूँ और ईस्ट तक चला जाऊँ तो हर जगह यही हाल हो। एक ज़माने की बात है, एक समय में ऐसा हुआ करता था कि एक गुंडा जो है 22-23 लोगों को मार के लखनऊ की तरफ, मैं नाम नहीं लूँगा, वो चला गया था। नेताजी ने शाम को उसको टिकट प्रॉमिस कर दिया, अगले दिन मीडिया कैमरे के सामने उसने आकर कह दिया कि वो नेताजी ने हमें कहा है कि अगली बार हमें टिकट देंगे तो हम जो है जल्दी ही समर्पण कर देंगे। उसके बाद खैर उसका क्या हुआ ये प्रदेश जानता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जहाँ तक बात गैंगस्टर्स और माफियाओं को ख़त्म करने की है, ये कमिटमेंट तो चारों तरफ से ही चाहिए। और इन्होंने कहा कि इस हत्या पे तो सबको सवाल है, और विवेक जी ने कहा कि मैं इस हत्या में पूरा का पूरा चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इन्वॉल्व मानता हूं। मैं उनसे सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है वो इधर उधर घुमाएंगे। मैं सीधा कहता हूं कि अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि 1979 में मारीच झापी में जिस तरीके से 13 दलितों को पुलिस ने खड़े होकर भून दिया था ज्योति बसु की सरकार में,
मैं उसमें पूरी की पूरी तरह से सीपीआई को और खास तौर पे वामपंथ को और ज्योति बसु को जिम्मेदार मानता हूं। कह दीजिए इस बात को, जस्टिफाई मैं कैसे करूंगा और जस्टिफाई आप कैसे करोगे? ये तो तर्क में जाएगी ना बात, ये कोर्ट में जाएगी। जहां तक बात भारती जी ने कहा कि शक है, हमें पूरे देश को शक है। सर आपको तो हर किसी चीज पे शक है, बताइए कहां शक नहीं है? आपकी बात सीएए के प्रोटेस्ट में शक बीच में मत कूदिए, अभी तो स्क्रीन पे भी नहीं है। भरोसा क्यों नहीं दिलाते? प्लीज रुकिए ना, अब तो स्क्रीन पे भी नहीं है। सुन लीजिए राजकुमार भाटी की पार्टी को किस चीज पे शक नहीं था, मुझे बताइए। आगरा पे सर प्लीज, अब दोनों तरफ आगरा पे जवाब नहीं दिया आपने। अरे सर मैंने तो पूरे माफिया पर दिया है, उस पर जवाब नहीं दिया। माफिया पर दिया है, मैंने तो कहा ना तहसीलदार सिंह को टिकट किसने दिया था? अगर बात करने लगे समाजवादी, माफियाओं पर अगर समाजवादी बात करने लगे तो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। भाई साहब आप आधार है इस प्रदेश में माफिया सेट करने का, माफियाओं को क्या नहीं दिया आपने बताइए, और आप माफिया बोलेंगे? सारे माफिया तो बीजेपी में बैठे हैं, सारे हत्यारे, सारे अपराधी तो बीजेपी में बैठे हैं। टिकट तो आप दे रहे हो, क्या हाल किया? टिकट हम दे रहे हैं और गोली आप मार रहे हो, कमाल की बात हो गई। टिकट दे रही है भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को और गोली आपके सांसदों के बेटे मार रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन रहे हैं टिकट लेकर तो गोली क्यों नहीं मार रहे? गोली तो आपके सांसदों के बेटे मार रहे हैं, असद ने मारा ना अभी। बताइए आप मुझे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात माफियाओं की है, ये कमिटमेंट सभी को देनी पड़ेगी, लेकिन ये भी बात सच है कि कोई इस बात से बच नहीं सकता कि कहीं ना कहीं सब जगह समवे और दी अदर इन्वॉल्व है। लेकिन किसके हौसले कितने बुलंद है? मैं 50 केसेस अभी आपको यहां ये बता सकता हूं कि नेताजी के समय में ही, समाजवादी की सरकार में ही, समाजवादी के ही नेताओं को मार दिया इन गैंगस्टरों ने। और ये ईस्ट की बात नहीं है, ये इस वेस्ट की भी बात है, हर तरफ की बात है। आज कहते हैं कि गैंगस्टर्स का ये हाल है। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, कानून का राज है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो या समाजवादी पार्टी का हो या फिर कांग्रेस का हो या किसी और पार्टी का, सीपीआई तो अब कहीं है ही नहीं जेएनयू के अलावा, तो कुल मिलाकर उनका सही इलाज और निवारण होना अनिवार्य है। और जहां तक मैं अंत में एक चीज पर और आना चाहता हूं, आपने कहा कि सवाल उठा रहे हैं, आपने सवाल किस चीज पर नहीं उठाया? सीएए के जब दंगे हुए, अखिलेश यादव जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मेरी सरकार अगर आएगी ना तो जो ये पुलिस वाले मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, मैं कैमरों की सीसीटीवी फुटेज निकालकर इनको जेल में डालूंगा। हर जगह जाकर पुलिस वालों को ही गाली देते हो जी। कहीं किसी बेचारे पुलिस वाले ने चाय पिलाने के लिए कह दिया, कहते नहीं नहीं इसे नहीं पीऊंगा मैं, इसमें जहर हुआ तो मैं क्या करूंगा? चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आप, 4 बार मुख्यमंत्री बने। और संसद में रोया कौन था? अरे कमाल की बात है, संसद में रोया कौन था? करोगे तो रोएगा नहीं क्या? घर में घुस के गोलियां मारते थे आपके गैंगस्टर। अरे नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन याद है कि नहीं है? तब पुलिस घर में घुस के उसको रेप दिया था आपने। पुलिस बहुत अच्छी हो गई। जब पुलिस पर भरोसा नहीं था, जब पोटा लगाने जब मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाने की वजह से गैंगस्टर पर पुलिस वाले को बेचारे को फेंक दोगे वहां, तो वो करेगा क्या? कितने विरोधाभासी बातें करते हैं। नहीं विरोधाभासी है, ये आपके लिए विरोधाभासी है। आप हर जगह पुलिस वालों को ही कटघरे में खड़े क्यों करते हो? कभी गैंगस्टर को भी कर दिया करो। आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ रोए, कहां रोए थे वो? संसद के अंदर। ठीक कहा आपने, पुलिस मुझे मार देगी तब पुलिस पे संदेह था। बिल्कुल ठीक कहा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कुछ करते चलिए अच्छा है, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में तो रोए। आपके सांसद 2007 में जो थे अतीक अहमद, 2007 में वो आपके सक्रिय सदस्य थे, सक्रिय एमएलए, उन्होंने तो पता नहीं कितने परिवारों को रुलाया है। चलिए वो रोए, पंचायत में रोए ना, देश की पंचायत में। सवाल का जवाब हुआ चाहिए, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। इस सवाल का जवाब हुआ। आप इतनी रफूगरी क्यों करते हो? अरे सर मैं क्यों रफू करूंगा किसी का? मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ, और मैंने उसी टाइम पे 2007 में मऊ दंगों में खबर चलाई थी, मैं आपको बता रहा हूँ। के ऊपर विश्वास करने की थी। किसकी? जो आदमी तब पुलिस में विश्वास नहीं कर रहा था, आज 2007 में किसकी सरकार थी? मैं तो आज भी कह रहा हूँ 2006-07 में किसकी सरकार थी? क्या हुआ था? किसकी सरकार थी बताइए ना आपने? जब वो विपक्ष में थे वो सवाल उठा रहे थे, अब हम विपक्ष में हम सवाल उठा रहे हैं। ये लोग बताइए 2007 में किसकी सरकार थी? आपको हमारे सवाल खराब लगते हैं, उनके सवाल अच्छे लगते हैं, उनकी आप रफूगरी करने लगते हैं। सर मैंने कहाँ रफू किया? आप बोलो क्या सवाल पूछो शिवम त्यागी से, वही पूछूंगा। अब मैं प्रवक्ताओं से अपने सवालों की लिस्ट मंगा लूंगा। नहीं दीपक जी, अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से, आप बोलो मैं क्या पूछूं? शिवम से, आलोक अवस्थी से आप मुझे बताइए ना 2007 में मैंने पूछ लिया, ये बता दें आगरा में 2007 में आगरा में अपराधी को टिकट क्यों दिया? आगरा में आज के अखबारों में है 2007 में। आज की बात कर लो, पहले आज की बात कर लो। आपने 2007 में रोए बोला ना, 16 साल गुजर चुके। आपने बोला ना 2007 में रोए। आज के अखबारों में पूछ रहा हूँ 2007 में आज के अखबारों में खबर है,
आगरा में हत्या के आरोपी को टिकट दिया बीजेपी ने, पूछो आप इनसे। सर आप मुझसे आपने नहीं पूछा, सर मैं आगरा में आपने क्रिमिनल को टिकट दिया भाई, आलोक अवस्थी जी बताइए, ये क्रिमिनल को आपने आगरा में कॉर्पोरेटर हत्या का आरोपी है। और क्या आपका जो अपराधी है वो अपराधी नहीं है क्योंकि आप टिकट दे रहे हैं? बीजेपी ने वॉशिंग मशीन डाल रखी है। ठीक है राजकुमार भाटी जी, सर्टिफिकेट मिला मुझे कि मैंने सवाल पूछा, नहीं पूछा मैंने? देखिए, हाँ नहीं ये सवाल पूछा जाना चाहिए, इसका जवाब पूछ लिया सर, पूछ लिया। भाटी जी ने जो आरोप लगाया उस पर तथ्य भी बता दें, लेकिन मेरा इतना जरूर कहना, अभी भाटी जी ने कहा कि 2016 में इन्होंने कसम खाई थी अखिलेश यादव ने कि हम क्रिमिनल के साथ नहीं रहेंगे। इनसे पूछिए कि बलात्कार का आरोपी एक माइनर के साथ गायत्री प्रजापति इनका मंत्री था, आगरा पे जवाब तो पहले आगरा पे, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया और उसके साथ मंच शेयर क्यों किया? इनका मंत्री था, प्रदेश सरकार का मंत्री, एक बलात्कार का आरोपी जिसको योगी आदित्यनाथ सत्ता में आने के बाद गिरफ्तार भी किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको आजीवन कारावास सजा कराई। इनसे पूछे 2017 में इन्होंने अतीक अहमद को टिकट क्यों दिया कानपुर से? अतीक अहमद तो बदमाश था, इन्होंने तो काम ने मन से उतार दिया है। 2017 में कानपुर से अतीक अहमद को टिकट क्यों दिया? पूछे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यही बैठे मंच पे और नहीं अभी 17 में टिकट दिया, खबर है 17 में टिकट दिया। दूसरी बात दीपक जी, इनसे पूछिए, ये आगरा की बात कर रहे हैं, आगरा के बगल में मथुरा है। रामव्रत यादव इनका एक नेता बड़ा जो कि वहां पर जमीन पर कब्जा करके बैठा था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस खाली कराने गई जमीन को, एक पुलिस का कप्तान, एक दरोगा मारा गया, 28 लोग खाली कराने मारे गए। पूछिए ये कौन सा इनका अपराधी मित्र था जो मथुरा के अंदर जो जमीन पे कब्जा करके बैठा था और कानून का पालन कराने गई पुलिस का हमला करता है, लोग मारे जाते हैं। ठीक है, ये अपराधी और अपराधी को देखिए अखबार में लिखा हुआ है राजकुमार भाटी जी, मैं पढ़ रहा हूं, नहीं तो मेरे को फिर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। राजकुमार भाटी जी दिखा रहे हैं कि भाजपा ने हिस्ट्री शीटर को टिकट दिया। बताइए शिवम त्यागी, आपने हिस्ट्री शीटर को टिकट क्यों दिया? मुझे एक चीज बताइए दीपक जी, अभी तो सिद्ध हुआ नहीं है, मैं तो फिर भी कह रहा हूं कि बिल्कुल कहीं नहीं होना चाहिए, कोई भी गैंगस्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके पास तो मर्डर जिसमें 70 मुकदमे, जिसमें से 60 हत्या के हैं, जिसमें से 8 बलात्कार के हैं, ये किसी को भी दे दे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मर जाए तो कहते हैं एकदम खड़े होकर नहीं हम नहीं देंगे। इनके भी उठाकर देख लीजिए। मैं कहता हूं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम कर सकती है कि उनका एक भी कैंडिडेट शायद ही 2-4 मुकदमे ना हो, कोई एक आधा भी हो, मुश्किल से तो बहुत बड़ी बात होगी। इस देश में कुमार विश्वास पर अमेठी में चुनाव लड़ते वक्त एक 10 रुपए की चोरी का भी केस है। मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि कोई भी पाक साफ है, लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरीके से समाजवादी ने उन लोगों को बढ़ाया है, ये इनके राज में दिखा भी है। तरफा क्लीन चिट दे देते हैं। अच्छा मुझे ठीक है, विवेक जी आखिरी बात में कह बताइए दीपक जी, अब आप फिर लगातार बोलने का कोई साथ में लाइसेंस मिला हुआ है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बोलते रहते, बोलने ही नहीं देते? चलिए अब शिवम जी कंक्लूड करिए, फिर मैं आखिरी में विवेक जी को 30 सेकंड दे दूंगा, अगर राजकुमार भाटी जी बोलना चाहते हैं उनको भी दे दूं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर एक पेपर की कटिंग दिखाकर समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव जीतना चाहते हैं तो मेरी शुभकामनाएं, लेकिन ये रियलिटी है कि 2017 से 2022 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रिपीट ही लॉ एंड ऑर्डर पर हुई है, एकमात्र, क्योंकि जनता इस बात को महसूस करती है, देखती है, जानती है। मैं जरूर कहता हूं कि टेंटेड नेता हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में होंगे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी के भी घर पर जाकर कब्जा कर दे, किसी को भी गोली मार दे, किसी को जान से मार दे, किसी की बेटी अगवा कर दे। ये सब इनके समय में होता था, ये जनता ने दिखाया है। अब ये कुछ भी कहते रहते हैं। एक अच्छी बात वैसे राजकुमार भाटी जी, इतने आप ये हिस्ट्री शीटर क्या नाम है सर? राजकुमार भाटी जी एक बार बोलेंगे, आगरा वाला हिस्ट्री क्या, ये आगरा वाला हिस्ट्री शीटर आपने जिसकी खबर दिखाई, क्या नाम था इसका? रवि दिवाकर। आज के सारे अखबारों में खबर है। रवि दिवाकर की राजनीतिक पैदाइश सपा में हुई सर, सपा में हुई और सपा से अब वो बीजेपी में है भाई इस देश में। बीजेपी मतलब बात सर, मैं बीजेपी में कैसे आ गया? तहसीलदार सिंह की किस पार्टी में हुई थे? तहसीलदार सिंह आत्मसमर्पित दस्यु था, उसे बीजेपी ने टिकट दिया, उसकी किस पार्टी में हुई थी? मैंने बोला ना, आपने फिर सही बोला, आत्मसमर्पित दस्यु था, घोषित डाकू था, आपने क्या कहा? आत्मसमर्पित दस्यु। भाटी जी मुझे समझ नहीं आता, सपा के प्रवक्ता आत्मसमर्पण, हाँ तो आत्मसमर्पण क्या होता है? किस चीज में होता है भाई?
आत्मसमर्पण क्या होता है भाटी जी, मुझे समझाइए ना यार इसमें नहीं था तो दस्यु ना उसका उसने अरे अच्छा मुझे बताइए जो फूलन देवी शब्द कौन थी हैं, राजकुमार क्या भाटी कह जी? रहे हैं? चलिए आज थोड़ा इंटेलेक्चुअल आत्मसमर्पण डिस्कशन कर लेते हैं। फूलन देवी कौन थी सर? फूलन देवी मेरे ख्याल से पीड़ित 3 महिला बार थी, आपके उसके यहाँ साथ सांसद रही अन्याय हो। हुआ था, उसके साथ सामूहिक रेप किया गया था, सामूहिक रेप किया गया था। फिर उसने वो क्या एक किया था? बेमई बहुत ही कांड के बारे में गरीब जानते हैं परिवार की आप? एक पीड़ित महिला थी, उसके साथ बेमई कांड जाति के बारे में आधार जानते हैं? पर वो अन्याय क्या थी हुआ सर? था। फूलन देवी क्या थी? अन्याय के बाद क्या हुआ था? आगे सारी आइए ना दुनिया जरा। जानती है, ना ना सारी दुनिया जानती है। सही है क्या ना? हुआ था? बेमई कांड आप क्या था सर? समाजवादी पार्टी के गिनवा रहे हो, हम बीजेपी के गिनवा हुआ रहे क्या हैं। था? तहसीलदार सर, सिंह मैं क्या यही था? तो कह रहा हूं, फूलन मैं देवी- यही तो कह रहा हूं। फूलन देवी चाहे ने भी लेफ्ट हो, आत्मसमर्पण किया चाहे था। बीजेपी हो, चाहे जब सपा हो, तहसीलदार चाहे लेफ्ट हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नहीं, सपा हो, ये आप- मैं सबको बोल रहा हूं, मैं सबको बोल रहा हूं और मैं आपको भी बताता हूं। चलो, चलिए आज चलते पहली बात- चलते एक आखिरी आज- बात। इंद्रजीत गुप्ता जब होम मिनिस्टर बने थे, जो सबसे पहला आदमी जिसने मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम बनाया गया था, वो एक नॉन हिस्ट्री शीटर बिहार के आरजेडी का एमपी तस्लीमुद्दीन था। जी। जब अखबारों ने हल्ला मचाया तो तस्लीमुद्दीन को उस मंत्रालय से हटाया गया। तो विवेक श्रीवास्तव जी, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, सबको चाहिए कुर्सी, मैं मानता और हूं, कुर्सी के लिए किसी से भी कॉम्प्रोमाइज करो। मैं तीनों को बोल रहा हूं, सब एक थाली के चट्टा बैठे हैं। लेकिन थैंक यू राजकुमार भाटी जी, आपने भी सर्टिफिकेट दिए, शिवम ने भी दे दिए, विवेक ने भी दे दिए। अब मैं 4 सर्टिफिकेट लेकर आज घर जा रहा हूं, हो सकता है अच्छे से सोऊंगा। गुड नाइट। जी न्यूज़।